प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक वर्चुअल समारोह के माध्यम से राजमाता विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का सिक्का किया जारी। प्रदेश भाजपा कार्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष वर्चुअल कार्यक्रम में रहे मौजूद। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एलटीसी योजना में कैश वाउचर स्कीम का किया ऐलान। वर्ष 2018 से 2021 के स्लैब के लिए योजना होगी लागू। बाजार में मांग को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदमों का ऐलान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर बढ़कर हुई 89.7%। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2234 नए मामले आए सामने। हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आज स्वतः संज्ञान वाली याचिका में हुई सुनवाई। पीड़ित पक्ष और सरकारी पक्ष का बयान किया गया दर्ज। अगली सुनवाई होगी 2 नवंबर को। राजमाता जी केवल वात्सल्य मूर्ति ही नहीं थी, वो एक निर्णायक नेता थी और कुशल प्रशासक भी थी। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी के इतने दशकों तक भारतीय राजनीति के हर अहम पड़ाव की वो साक्षी रही। आजादी से पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाने से लेकर आपातकाल और राम मंदिर आंदोलन तक राजमाता के अनुभवों का व्यापक विस्तार रहा है। हम सभी जो उनसे जुड़े रहे हैं, जो उनके करीबी रहे हैं, वो उन्हें भली भांति जानते हैं, उनसे जुड़ी बातों को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि राजमाता की जीवन यात्रा को, उनके जीवन संदेश को देश की आज की पीढ़ी भी जाने, उनसे प्रेरणा ले, उनसे सीखे। इसलिए उनके बारे में, उनके अनुभवों के बारे में बार बार बात करना आवश्यक है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन समारोह के अवसर पर विशेष स्मारक सिक्के के विमोचन में वर्चुअल माध्यम से आज राजधानी लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल समेत तमाम प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए के सिक्कों का विमोचन किया। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया है। सरकारी कर्मचारियों को और राहत देते हुए सरकार ने इस स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को यात्रा भत्ता के एवज में मिलने वाली नकद रकम का बाजार में सर्कुलेशन होगा और इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई योजना का ऐलान किया। सबसे पहले उन्होंने यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बताया कि इस स्कीम से सरकारी कर्मचारी की जेब में ज्यादा पैसा आएगा। जब ज्यादा पैसा होगा तो वो उसे खर्च करेगा। इस खर्च का लाभ समाज के अन्य तमाम वर्ग और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। In the economy, by the central government and central government public sector undertakings, we estimate will be around 19,000 crores, and this is an approximation. And demand infusion, even if, let us say, just 50% of the states opt to give this facility, because even their state government employees do get LTC, for them if they give, we think that will bring in about 9,000 crores. Additional consumer demand generated as a result, we expect will be in the range of 28,000 crores. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया है। सरकारी कर्मचारियों को और राहत देते हुए सरकार ने इस स्कीम की घोषणा की है।
इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को यात्रा भत्ता के एवज में मिलने वाली नकद रकम का बाजार में सर्कुलेशन होगा और इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई योजना का ऐलान किया। सबसे पहले उन्होंने यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बताया कि इस स्कीम से सरकारी कर्मचारी के जेब में ज्यादा पैसा आएगा। जब पैसा होगा तो वो उसे खर्च करेगा। इस खर्च का लाभ समाज के अन्य तमाम वर्ग और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2234 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में ही 3342 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 3,93,908 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 89.7% हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के 38,815 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने बताया कि 10 सप्ताह के बाद प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 40,000 के नीचे हुई है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों में से 6,438 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,234 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 3,342 है। इस प्रकार अब तक कुल 3,93,908 लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर 89.7% हो गया है, 89.7%। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 38,815 है, अर्थात ये काफी समय के बाद 10 सप्ताह से अधिक समय के बाद एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 40,000 के नीचे हुई है। पिछली बार 40,000 के नीचे प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस 2 अगस्त को थे। 2 अगस्त के बाद आज 12 अक्टूबर को फिर से एक बार 40,000 से नीचे हमारे एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हो गए हैं, जो पिछले 24-25 दिनों में हमने देखा है कि एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में लगातार गिरावट आ रही है। जितने केसेस नए आ रहे हैं उससे ज़्यादा लोग रोज ही डिस्चार्ज हो रहे हैं और उसके कारण से ये संख्या में गिरावट हुई है और आज हमारी संख्या एक्टिव इन्फेक्शन की 40,000 से कम हो गई है। संक्रमित लोगों में से कुल 6,438 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। बरेली में कल देर शाम केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार 452 सालों से आयोजित होने वाली रामलीला का विधिवत उन्होंने पूजन कर शुभारंभ किया। बरेली जिले की यह रामलीला सबसे ऐतिहासिक रामलीला है। वर्षों से चौधरी तालाब स्थित रामलीला का भव्य आयोजन होता चला आ रहा है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते सांकेतिक रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। ये रामलीला 11 अक्टूबर से शुरू होकर 27 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। वहीं कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि उत्तर भारत की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से ये सबसे पुरानी रामलीला है। इस बार रामलीला का सांकेतिक मंचन हो रहा है, ये सराहनीय है। वहीं रामलीला कमेटी के आयोजक राम गोपाल मिश्रा ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते और सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप मेला नहीं लगाया जा रहा है। साथ ही इस बार भगवान श्री राम की बारात नहीं निकाली जाएगी। उत्तर भारत की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से ये रामलीला है। 452 वर्ष हो गए, 453वीं लीला हो रही है और हम धन्यवाद देंगे आयोजकों को, खासतौर से श्री राम गोपाल जी को। इस परिस्थितियों में भी जब कोरोना में सब काम बंद चल रहा है, इन्होंने ये हिम्मत की बीड़ा उठाया और भगवान श्री राम की रामलीला का आयोजन करने का एक सांकेतिक रूप में जो तरीका अपनाया है, तय किया। उन्हें इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 452 साल से निरंतर ये रामलीला उत्तर भारत की बहुत प्राचीन रामलीला है, जैसा आदरणीय मंत्री जी ने बताया। और मैं आपको यहाँ पर
ये कहना और ये बताना आवश्यक समझता हूँ कि इस रामलीला का जो आज स्वरूप देख रहे हैं आप, भले ही कोरोना के कारण हम लोगों ने स्वरूप उसका छोटा कर दिया, लेकिन ये निरंतर जो आगे बढ़ी, इसमें हमारे आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने 14-15 वर्षों तक निरंतर अध्यक्ष के रूप में इस रामलीला का बहुत अच्छा मंचन किया और रामलीला को शिखर पर पहुंचाने का। भारत सरकार ने किसानों के हित में जो 3 कृषि बिल पास किए हैं, जनमत विहीन कुछ विपक्षी पार्टियों के नेता व मंडियों के बिचौलिए किसानों को भड़काकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन किसान समझदार हैं, इस कारण इनके बहकावे में नहीं आ रहे हैं। अब किसान आंदोलन में केवल बिचौलियों और कुछ आधार विहीन पार्टियों के कार्यकर्ता ही रह गए हैं। आज से कम से कम 30-40 साल पहले स्वामीनाथन की रिपोर्टें लागू हुई थी, कई बार भी लागू नहीं हो पाई, लेकिन माननीय मोदी जी ने स्वामीनाथन की रिपोर्टों को अक्षर सा लागू कर रहे हैं। लगभग 70% रिपोर्ट लागू भी कर चुके हैं। MSP पहले कभी नहीं लगती थी, हर एक चीज पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस मोदी जी ने चालू किया, ये भी स्वामीनाथन की पहली चीज थी। दूसरा, उन्होंने कहा था खेत की भी वैसे ही रखवाली हो जैसे आदमी अपनी डॉक्टरी कराता है, इस तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह ये बने, किसानों में कर्जा ना हो, तो इसके लिए किसानों को कर्जा भी माफ कराया। तो लगभग 70 बातें उसकी जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट की अक्षर सा माननीय मोदी जी ने लागू की हैं। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये बिल किसान विरोधी है? मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि किसान किस तरह से मेहनत करके अपना पसीना बहाकर पैदा करता है। ये जो बिल सरकार ने पास किया है कि किसान जहाँ चाहे वहाँ अपनी उपज पूरे देश के किसी भी मंडी में बेच सकता है, ये भारतीय किसानों के लिए बहुत ही अच्छा वरदान सिद्ध हुआ। किसान अब समझदार भी है, पढ़ा लिखा भी है, जैसे मैं इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल, किसान भी था और अब फिर किसान हूँ। समझ रहा हूँ कि जब मुझे तो जहाँ अच्छी कीमत मिलेगी वहाँ बेचूंगा, इसमें मेरा ही हित है। पहले जो था, किसानों को अपनी फसल पैदा करने के बाद में या तो अपने खेत में बेच ले और या मंडी में ले जाके बेचे। खेत में बेच लेता था, जो लेता था तो उसे मंडी शुल्क पड़ता था, वो मंडी शुल्क देने अदा करने के बाद में टैक्स देने के बाद ही दूसरी जगह ले जाता था। या किसान स्वयं ले जाना चाहे तो भी वो मंडी शुल्क अदा करता था। अब किसान स्वतंत्र है, किसान अपनी मंडी में भी बेच सकता है, स्वतंत्र किसान अपने घर पर भी बेच सकता है, और या किसान मंडी के बाहर भी बेच सकता है, या किसान हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में ले जाके अपनी फसल को बेच सकता है। उस पर जो टैक्स के रूप में जो पैसा लगता था टैक्स के रूप में, वो टैक्स के रूप में पैसा भी नहीं लगेगा। और रास्ते में उसके गाड़ियों को रोकने के लिए इंस्पेक्टर खड़े रहते थे मंडी विभाग के, वो मंडी विभाग के इंस्पेक्टर भी उसे कानून नहीं करेंगे। जनपद कानपुर देहात में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने गांव में कुपोषण दूर करने की तैयारी की है। वहां की गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों को सस्ती तकनीक से पौष्टिक आहार दिलाया जाएगा। ग्रामीणों के परिवार के लिए खास तरह के किचन गार्डन विकसित किए जाएंगे, जिनसे साल भर तक गुणवत्ता और पोषण से भरपूर भोजन मिल सकेगा। इस अभियान की शुरुआत कानपुर देहात से की गई है। वहां के 10 ब्लॉकों के एक-एक गांव गोद लिए जाएंगे, जिसमें अभी मैथा ब्लॉक के अनूपपुर गांव को गोद लिया गया है। विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों की टीम बन गई है। अगले 3 महीने में उन गांवों को मॉडल के रूप में तैयार करने की योजना है। CSE के अंतर्गत 23 जिले आते हैं। कुलपति ने विश्वविद्यालय की तकनीक की गांव तक पहुंचाने का निर्णय किया है। पोषण के बारे में बताया जा रहा है, क्या कौन सा कैसा न्यूट्रिशन लें ताकि हम लोगों का ग्रोथ हो। और उन्होंने ये भी बताया कि हाइट के हिसाब से हमारा वेट कितना होना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया। तो उन्होंने ये यहाँ पे जनगणना की है, तो उनको ये पता चला है कि यहाँ के जो लोग हैं कुपोषित हैं, तो उसी पर कार्यक्रम चल रहा है। अनूपपुर गांव में एक जय संवर्धित गांव यानी बायो फोर्टिफाइड विलेज का एक कंसेप्ट जो देश में पहली बार हम लोगों ने किया है। इस कार्यक्रम के तहत यहाँ आने से पहले हम सभी लोगों ने कानपुर देहात में
के डिफरेंट ब्लॉक पे जाकर के कुछ गांव का सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के बाद हम लोगों को ये पता चला कि अनूपपुर गांव को हम लोगों को बायोफोर्टिफाइड विलेज के रूप में आगे ले जाना चाहिए। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस मामले में पीड़िता के परिवारजनों के साथ डीजीपी व अन्य सभी अधिकारियों से जानकारी लेते हुए उनके बयानों को रिकॉर्ड पर लिया। राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया। अदालत ने अगली सुनवाई 2 नवंबर को नियत की है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर व विशेष सचिव स्तर का अधिकारी अदालत में उपस्थित होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल व न्यायमूर्ति राजन राय की पीठ ने स्वतः संज्ञान वाली याचिका पर दिए हैं। नवंबर की डेट हुई है। सरकार की तरफ से हम लोगों ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। पीड़ित पक्ष के परिवार के सारे लोग कोर्ट में हाजिर हुए थे। कोर्ट ने उनसे भी पूछताछ किया है। एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीएम हाथरस, उनसे भी कोर्ट ने पूछताछ की है। डिटेल्ड ऑर्डर भी बाद में पास होगा। अंतिम संस्कार के बारे में ही डिसीजन अभी होना है। हमने अपना पक्ष रखा है, पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब जो भी निर्णय आएगा उसके बाद अभी 2 नवंबर। परिवार की जो मांगे थी, जैसे हम सभी लोगों ने देखा कि जो एसआईटी जांच कर रही है, उस जांच की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक में आ रही हैं बाहर, तो ये इसको गोपनीय रखा जाए, ये हमारी प्रेयर थी। तो कोर्ट ने इसको कंसीडर कर लिया है। दूसरा है कि केस को ट्रांसफर किया जाए। तो कोर्ट का कहना है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देन आफ्टर। तो मेरा भी वही रिक्वेस्ट था कि ट्रायल जो है वो यूपी के बाहर हो, या तो दिल्ली या मुंबई में, अकॉर्डिंग टू पीड़ित जो भी परिवार है उसके तरफ से। तीसरा है जो सिक्योरिटी का, क्योंकि सिक्योरिटी आज तो स्टेट कर रहा है, कल उनका क्या होगा, तो उनको तब तक एटलीस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जब तक ये जो केस है पूरा फाइनल ना हो जाए, अपील तक। नॉट ओनली ट्रायल, अपील तक हाई कोर्ट में भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। अगर इसको डेथ सेंटेंस दिया जाता है तब तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक भी जाएगा। निर्भया केस में आपने देखा कि ये प्रोसीजर जो है बहुत ही लंबा चलता है, तो तब तक वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ की 95 बटालियन के कमांडेंट नरेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में आज महादेव नगर कॉलोनी में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के निबंधन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल थे। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के वृक्षारोपण के ब्रांड एम्बेसडर अनिल सिंह ने लोगों को वृक्षारोपण तथा पर्यावरण, जल इत्यादि की सुरक्षा के लिए शपथ ग्रहण भी कराया। कॉलोनी वासियों ने शपथ ग्रहण कर कहा कि हम वृक्षों और पर्यावरण तथा जल की सुरक्षा करेंगे। सीआरपीएफ 95 बटालियन के कमांडेंट ने बताया कि कॉलोनी की स्वच्छता और सैनिटाइजेशन करके आज 151 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस कोरोना काल में लोगों को डरने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कोरोना को हराने के लिए स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और मास्क 2 गज की दूरी ही जरूरी है। आज सीआरपीएफ की तरफ से किस तरह की पहल की गई है? सीआरपीएफ अपने जो ड्यूटीज़ है उस ड्यूटी के अलावा अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए तत्पर है। 95 बटालियन सीआरपीएफ जो बनारस में तैनात है वो कई एनजीओज़ के साथ मिलकर और सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर अलग अलग वो कार्य कर रहे हैं जो कि सामाजिक सरोकार को पूरा करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। इसी क्रम में आज महादेव नगर कॉलोनी में माननीय मंत्री जी श्री रविंद्र जायसवाल जी के साथ में हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा था। उनके नेतृत्व में आज सीआरपीएफ की टीम यहाँ पर आई है। यहाँ पर 151 पौधे लगाए गए हैं और इसके साथ साथ इस पूरी कॉलोनी को केमिकल सैनिटाइज किया गया है, जिससे कि यहाँ के लोग अपने इस कॉलोनी के अंदर अच्छी तरीके से भ्रमण कर सके, रह सके और कोरोना से उनका डर समाप्त हो। और साथ साथ सीआरपीएफ की पूरी टीम, मैं बताना चाहूँगा कि वाराणसी के जो यहाँ पर टीम है सीआरपीएफ की, वह केवल मंदिर मस्जिद की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि लोगों में अवेयरनेस के लिए, मोटिवेशन के लिए भी खुद निकल करके वो सफाई के अभियान में, पेड़ लगाने में और सैनिटाइज करने के अभियान में लगी रहती है। आज इस महादेव नगर कॉलोनी में इस टीम ने सैनिटाइज किया है, इस कोरोना काल में सैनिटाइज किया है, सफाई किया है और वृक्षारोपण कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हरियाली ही जीवन है, तो मोदी जी का यह क्षेत्र है, काशी है, उनके इस मोटिवेशन पर सभी काशी के लोगों ने
अपने घर में सफाई और पेड़ लगाने के लिए। गोंडा में हुई साधु की हत्या और हाथरस मामले पर विपक्ष द्वारा लगातार हमला होने पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष लालजी निर्मल ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने पूछा, कांग्रेस नेता राजस्थान मामले पर खामोश क्यों हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। लखनऊ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की याद में आयोजित गोष्ठी में शिरकत करने के बाद उन्होंने ये बात दूरदर्शन से कही। ये किसान मेला में हम लोग सभी किसान तक पहुंचना चाहते हैं। हमारे बैंक के शाखा प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, हम लोग किसान भाइयों तक पहुंचे, उनको बैंक के जो हमारे स्कीम है उसके बारे में बताए। और आज ये प्रोग्राम में हम लोग 184 किसानों को 5 करोड़ 22 लाख रुपए का ऋण वितरण कर रहे हैं। तो बड़ौदा बार बार किसान मेले का आयोजन करता रहता है और इसके लिए हमारे ब्रांच लेवल पे, रीजनल लेवल पे मीटिंगें करते रहते हैं, चौपाल करते रहते हैं, ई चौपाल भी करते हैं, जिसमें कृषि के बारे में, योजनाओं के बारे में। रामपुर कृषि विज्ञान केंद्र में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किसान मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसानों को जागरूक करने के लिए मंडल स्तर पर किसानों को जुटाया गया। केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार योजना के तहत 5 करोड़ 22 लाख रुपए देकर चेक द्वारा किसानों को सम्मानित भी किया गया है। ट्रैक्टर भी किसानों को देकर बैंक ऑफ बड़ौदा के मंडल क्षेत्रीय अधिकारियों ने किसान को आत्मनिर्भर बनाया है। केंद्र सरकार की योजनाओं को महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रामपुर में चाकू, जरदोजी, कारपेंटर, टोपी आदि के लिए भी बड़ौदा बैंक लोगों को लाभान्वित करने की नियत से आत्मनिर्भर बनाने में आगे है। बड़ौदा किसान मेले में किसान सम्मानित भी किए गए। ये किसान मेला में हम लोग सभी किसान तक पहुंचना चाहते हैं। हमारे बैंक के शाखा प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, हम लोग किसान भाइयों तक पहुंचे, उनको बैंक के जो हमारे स्कीम है उसके बारे में बताए। और आज ये प्रोग्राम में हम लोग 184 किसानों को 5 करोड़ 22 लाख रुपए का ऋण वितरण कर रहे हैं। तो बड़ौदा बार बार किसान मेले का आयोजन करता रहता है और इसके लिए हमारे ब्रांच लेवल पे, रीजनल लेवल पे मीटिंगें करते रहते हैं, चौपाल करते रहते हैं, ई चौपाल भी करते हैं, जिसमें कृषि के बारे में, योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है और ये चलता रहता है। और बात अब अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। कोरोना से बचने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए आप सभी से अपील है कि मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और
बार बार साबुन से अपने हाथ जरूर धोते रहें। आप लोगों के लगातार प्रयासों से ही भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन गांव में ड्रोन सर्वेक्षण के उपरांत घरौनी प्रॉपर्टी कार्ड तैयार कराए गए, जिन्हें आज 1117 लाभार्थियों को संबंधित गांव में जाकर लेखपालों द्वारा घर घर वितरण किया गया। कार्यक्रम में डीएम ने लोगों को स्वामित्व योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि घरौनी कार्ड मालिकाना हक मिलने के कारण अब लोग आसानी से अपनी आबादी भूमि पर ऋण व अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ये एक स्वामित्व योजना है जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई। ये सबसे अच्छी योजना है। पहले मान लो शहरों में होती थी, रजिस्ट्रियाँ वगैरह होती थी, देहातों में इसी प्रकार से मान लो मकान एक दूसरे को दे दिया जाता था बिना रजिस्ट्री के। लेकिन अब कोई अगर कब्जा करता है उसको छुड़ाने में भी दिक्कत होती थी। अब स्वामित्व में ये है कि हमको हमारा मकान मिल गया है, इससे हमको लोन भी मिल जाएगा। सबसे अच्छी योजना है ये। हम योगी आदित्यनाथ जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमारा जो स्वामित्व प्रमाण पत्र हमको मिला है, इससे जो हम अपने स्वयं के मालिक हो चुके हैं अपने मकान के, से हमको लोन भी मिलेगा। हम अपने बच्चों के बारे में भी सोच सकते हैं, इसके बारे में हम भी अपने आगे कारोबार बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो है वो आबादी क्षेत्र में, गांव के आबादी क्षेत्र में जितने घर होते हैं उनके घरौनी देने की जो है वो आज शुरुआत की गई है। जैसे पहले खेतों के लिए खतौनी होता था, अब घरों के लिए घरौनी दिया जाएगा। अब जिस किसी के पास भी घर है उसके पास भी एक प्रॉपर्टी की कागज़ होगा जो कि हमारे राजस्व विभाग के द्वारा दिया जाएगा, और वो इस प्रकार के जो भूमि विवाद जो आबादी क्षेत्र से जुड़े रहते थे उसको पूरी तरीके से हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। और इस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के आधार पर लोगों को लोन भी बैंक से आसानी से मिल पाएगा। जो गाँव की जो विकास की कार्य योजना बनती है वो भी बहुत बेहतर तरीके से बन पाएगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।